नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया का 5000 MCQ वाले बुक से सेट नंबर 33। इससे पहले हम लोगों ने 1 से 32 सेट पूरे अच्छे से देखे हैं और उन्हें बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने समझा भी है। उसी के क्रम में आज देखेंगे अगला सेट। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न से, और प्रश्न है टीका रोग का संबंध किस फसल से है। तो टीका रोग का संबंध मूंगफली से है। किससे? मूंगफली से। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। धान में धान का प्रमुख रोग है खैरा रोग, जस्ता के कारण। खैरा और अंगमारी रोग किससे संबंधित है? धान से संबंधित है। किससे? धान से संबंधित है। ब्लैक हट रोग, ब्लैक हट रोग किससे संबंधित है? आलू से संबंधित है, ऑक्सीजन की कमी से। अच्छा आप लोग बताएं, कर्नल बट रोग, कर्नल बट रोग किससे संबंधित है? ये गेहूं से संबंधित है। किससे संबंधित है? गेहूं से संबंधित है। नींबू में डायबेक रोग, नींबू में डायबेक रोग और लिटिल लीफ रोग कॉपर की कमी से। अच्छा मार्स रोग, मार्स रोग किस फसल में? तो मार्स रोग मटर में, मार्स रोग मटर में। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, और प्रश्न है जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है। तो हम लोग जानते हैं उसमें संख्या 0 होती है। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या 0 होती है, यानी उसमें सूत्रकणिका नहीं होता है। तो चलिए आप लोग बताएं, जीवाणु, जीवाणु की बात आई तो जीवाणु का खोज किसने किया? तो जीवाणु का खोज किया ल्यूमेनहॉक ने। किसने किया? ल्यूमेनहॉक ने। कब किया? 1683 ईस्वी में। जीवाणु का नामांकन किसने किया? जीवाणु का नामांकन किया था अहरेनबर्ग ने। किसने? अहरेनबर्ग ने। चलिए आप लोग बताएं, रेबीज के टीका, रेबीज के टीके की खोज किसने किया? रेबीज के टीके की खोज किसने किया? लुई पास्चर ने। किसने किया? लुई पास्चर ने। लुई पास्चर ने ही दूध पास्चुराइजेशन की खोज किया। अच्छा आप लोग बताएं, वायरस, वायरस की खोज किसने किया? वायरस की खोज किसने किया? इवान विस्की ने। इवान विस्की ने वायरस की खोज किया था 1892 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से किस कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है, यानी इंसुलिन का स्रावन किससे होता है? तो इंसुलिन का स्रावन किससे होता है? बीटा कोशिका से। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अग्नाशय, इंसुलिन का स्रावन अग्नाशय से होता है। अग्नाशय, अग्नाशय के लेंगरहैस की दीपिका के बीटा कोशिका से। किससे? लेंगरहैस की बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्रावन होता है। चलिए दोस्तों आप लोग बताएं, इंसुलिन का खोज किसने किया? तो इंसुलिन का खोज किया था बेंटिंग और बेस्ट ने। बेंटिंग और बेस्ट ने इंसुलिन का खोज किया था। इंसुलिन की अल्प स्रवण से, यानी अल्प स्रवण से कौन सी बीमारी होती है? तो इंसुलिन के अल्प स्रवण से मधुमेह बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है? मधुमेह बीमारी होती है। जबकि अति स्रवण से, इंसुलिन के अति स्रवण से कौन सी बीमारी होती है? तो हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया बीमारी इंसुलिन के अति स्रवण से होता है। अच्छा आप लोग बताएं, इंसुलिन का पहला इंजेक्शन किसे लगा था? इंसुलिन का पहला इंजेक्शन किसे लगा था? तो इंसुलिन का पहला इंजेक्शन लगा था लियोनार्ड थॉम्सन को। लियोनार्ड थॉम्सन को इंसुलिन का पहला टीका लगा था। ये कनाडा के थे और 1922 ईस्वी में इंसुलिन का पहला टीका लगा था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। तो सबसे लंबी अस्थि तो हम लोग जानते हैं फीमर, लेकिन उसे हम लोग उरु अस्थि भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, जो कान में होती है। सबसे बड़ी फीमर, जो जांग में होती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज। अच्छा आप लोग बताएं, सिर में कुल कितने हड्डी होते हैं? तो सिर में हड्डियों की संख्या 29 होती है। कितनी होती है? 29 होती है। उसी में उसको पार्ट वाइज देख लेते हैं। कपाल, कपाल में 8 होते हैं। चेहरा में, चेहरा में 14 होते हैं। कान में 6 होते हैं। तो ये कुल मिला के 28 हुए। एक हायोड बोन होता है। तो कुल मिला के सिर में कितने होते हैं? सिर में 29 हड्डी होते हैं। रीढ़ में 26 हड्डियां होती है और पसलियों की संख्या 24 होती है। पसलियों की संख्या
24 होती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? तो रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, प्रोटीन शब्द किसने दिया था? प्रोटीन शब्द किसने दिया था? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। तो जे बर्लिसियस ने, जे बर्जेलियस ने प्रोटीन शब्द दिया था। अच्छा, आप लोग बताएं प्रोटीन का कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन का कार्य क्या होता है? ऊर्जा का उत्पादन करना और शरीर का मरम्मत करना। अच्छा, आप लोग बताएं सबसे सरल प्रोटीन कौन सा है? सबसे सरल प्रोटीन कौन सा है? तो सरल प्रोटीन हो गया एल्यूमिनस। एल्यूमिनस क्या है? सरल प्रोटीन है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 21 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। मार्च के प्रमुख दिवस हम लोग जान लेते हैं। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाते हैं, विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं। वहीं 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाते हैं, विश्व उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। वहीं 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाते हैं, विश्व गोरैया दिवस मनाते हैं। वहीं 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस मनाते हैं, जल संरक्षण दिवस मनाते हैं। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं। और 24 मार्च को टीबी दिवस मनाते हैं। और 27 मार्च को एग्जाम में आया क्वेश्चन, 27 मार्च को हम लोग विश्व रंगमंच दिवस, विश्व थिएटर या विश्व रंगमंच दिवस मनाते हैं। तो मार्च के ये प्रमुख दिवस थे जो हम लोगों ने देखा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो कांगेर घाटी है किस राज्य में? तो ये छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। फूलों की घाटी कहाँ है? तो फूलों की घाटी है उत्तराखंड में, फूलों की घाटी उत्तराखंड में। और शांत घाटी कहाँ है? केरल में। शांत घाटी कहाँ है? केरल में है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से मुद्रा के किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? तो किस मुद्रा को? तो M1 को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है, जबकि M3 को वृहद मुद्रा कहा जाता है। M3 को वृहद मुद्रा या समस्त मुद्रा कहा जाता है, वृहद मुद्रा और समस्त मुद्रा कहा जाता है। तरलता की बात करें, अगर तरलता की बात करें तो सबसे अधिक तरलता होती है M1 की, उसके बाद M2 की, उसके बाद M3 की, उसके बाद M4 का। अच्छा, NCERT कहता है M1 और M2, M1 और M2 को NCERT कहता है संकुचित मुद्रा। क्या कहता है? संकुचित मुद्रा कहा गया है। और M3 और M4 को व्यापक मुद्रा कहा गया है। ये भी याद रखेंगे, NCERT के द्वारा बताया गया M1 और M2 को संकुचित मुद्रा और M3 और M4 को व्यापक मुद्रा कहा गया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सेट निम्न में से किस देश का स्टॉक एक्सचेंज का नाम है? तो सेट कहाँ की स्टॉक एक्सचेंज है? तो सेट थाईलैंड की स्टॉक एक्सचेंज है। ऑप्शन नंबर ए। तो देख लेते हैं हम लोग। तेन कहाँ का स्टॉक एक्सचेंज है? तो तेन ताइवान का है, तेन ताइवान का। वहीं बात करें निक्की, तो निक्की टोक्यो, निक्की कहाँ का? टोक्यो का, निक्की टोक्यो का। वहीं बात करें नासदाक, नासदाक ये अमेरिका का है। कहाँ का? USA, अमेरिका का है। संघाई कॉम, संघाई कॉम कहाँ का है? चीन का। संघाई कॉम कहाँ का है? संघाई कॉम ये चीन का स्टॉक एक्सचेंज है। वहीं बात करें भारत का, तो भारत का बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। और प्रश्न है भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में हुआ था, जिसका नाम क्या दिया गया था? स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा उनका नाम दिया गया था, स्माइलिंग बुद्धा। और इसमें प्लूटोनियम ईंधन के रूप में प्रयोग हुआ था, प्लूटोनियम
प्लूटोनियम का प्रयोग ईंधन के रूप में हुआ था। दूसरा जो परमाणु परीक्षण हुआ वह 2 चरणों में हुआ था। दूसरा जो है 2 चरणों में होता। पहला जो दूसरा का जो पहला चरण हुआ था वह 11 मई 1998 को हुआ था, और इसी का जो दूसरा चरण हुआ था वह 13 मई 1998 में हुआ था, और इसका नाम दिया गया था शक्ति 98। क्या नाम दिया गया था? शक्ति 98। नाम याद रखिएगा, पहला का स्माइलिंग बुद्धा और दूसरा का शक्ति 98। इसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम, ट्रिटियम और ड्यूटेरियम का प्रयोग किया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, धन्वंतरी तथा कालिदास निम्न में से किसके दरबार में रहते थे? ये किसके दरबार में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम लोग विक्रमादित्य के भी नाम से जानते हैं। इनको कौन कौन सी उपाधि मिली थी? विक्रमादित्य और परम भागवत। विक्रमादित्य और परम भागवत की उपाधि किन्हें मिला था? चंद्रगुप्त द्वितीय को मिला था। इनके दरबार में बराहमिहिर और फाहियान जो विदेशी यात्री किनके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। 399 ईस्वी में आया था। महरौली का लोह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा निर्माण किया गया। अच्छा, गुप्त काल का शिक्षा का प्रमुख केंद्र पाटलिपुत्र और उज्जैन था। इसी के दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में अमर सिंह रहते थे। कौन रहते थे? अमर सिंह, छनपक, वररुचि, ये इस तरह के 9 विद्वान को नवरत्न कहा गया था। नवरत्न किसके दरबार में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये जो विक्रमादित्य थे, इनका जो है राजकवि कौन था? क्वेश्चन आया हुआ है। तो विक्रमादित्य का राजकवि था साव। कौन थे? इनका राजकवि का नाम था साव। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाहे बेखबर कहकर पुकारा था? तो ये किसने पुकारा था? तो खफी खान ने। ऑप्शन नंबर बी, खफी खान है। ऑप्शन नंबर बी। जान लेते हैं बहादुर शाह, इनका पूर्व नाम था मुअज्जम। इनका पूर्व का नाम क्या था? मुअज्जम इनका पूर्व नाम था। अच्छा, आप लोग बताएं लंपट मूर्ख किसे कहा गया है? लंपट मूर्ख किसे कहा गया है? तो ये जहादर शाह को कहा गया। किसे कहा गया है? जहादर शाह को। वहीं बताइए घृणित कायर किसे कहा गया है? घृणित कायर फर्रुख सियर को कहा गया। किसे? फर्रुख सियर को कहा गया है। अच्छा, आप लोग बताएं रंगीला बादशाह तो जानते होंगे, रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को कहा गया। किसे? मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा गया। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के काल में भारत पर आक्रमण किया था 1739 ईस्वी में। 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। अच्छा, आप लोग बताएं उत्तर मुगल काल के ये शासक हैं, तो इसमें सबसे अधिक समय तक किनका काल रहा? तो शाह आलम द्वितीय का। किसका? एग्जाम में क्वेश्चन आता है उत्तर मुगल काल में सबसे अधिक समय तक कौन से शासक रहे? तो शाह आलम द्वितीय सबसे अधिक समय तक रहे थे। ये 1759 से लेके 1806 ईस्वी तक शासन किया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है, बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? तो बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था दिग्दर्शन। कौन थे? दिग्दर्शन। यह एक मासिक पत्रिका थी जिसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था 1818 ईस्वी में। चलिए आप लोग बताएं भारत का प्रथम समाचार पत्र, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। कौन था? बंगाल गजट, जिसका प्रकाशन 1780 में हुआ। इसके संपादक थे जेम्स अमंगस्टम हिक्की। अच्छा, आप लोग बताएं हिंदी का पहला समाचार पत्र, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था? उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था, जिसके संपादक थे जुगल किशोर, जिसके संपादक थे जुगल किशोर, और 1826 में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। वहीं उर्दू का पहला समाचार पत्र कौन था? उर्दू का, तो उर्दू का पहला समाचार पत्र था जामे जहानुमा। कौन था? जामे जहानुमा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा प्रश्न है, रेले कमीशन का गठन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान किया गया था? तो रेले कमीशन ये विश्वविद्यालय से संबंधित था।
या लॉर्ड कर्जन के समय? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, कर्जन के समय कुछ आयोग का गठन, महत्वपूर्ण आयोग का गठन किया गया था। देख लेते हैं सबको। सिंचाई आयोग, सिंचाई आयोग का गठन किया था 1901 ईस्वी में। किसकी अध्यक्षता में? तो सर कॉलिन स्टॉक की अध्यक्षता में। सर कॉलिन मॉनक्रिफ, पूरा नाम है सर कॉलिन स्टॉक मॉनक्रिफ। तो हम लोग सर मॉनक्रिफ याद करते हैं। सिंचाई आयोग की स्थापना 1901 ईस्वी में सर मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में किया गया था। वहीं रेलवे आयोग, रेलवे आयोग की भी स्थापना हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में। वहीं पुलिस आयोग का भी गठन किया गया था। पुलिस आयोग की स्थापना 1902 ईस्वी में किया था, एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में। इन्हीं के समय में भारतीय पुरातत्व विभाग के भी स्थापना किया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ब्रोकन विंग, ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो ब्रोकन विंग, इसके लेखक कौन थे? तो सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चित्तरंजन दास की, दास को हम लोग देश बंधु के नाम से जानते हैं। इनकी भी कुछ काव्य थे, उसमें प्रमुख है मलेच्छ, मलेच्छ, माला और सागर संगीत। ये किनकी कृति है? चित्तरंजन दास की। दीन बंधु मित्र, दीन बंधु मित्र जानते हैं नील दर्पण, नील दर्पण किनका काव्य था? दीन बंधु मित्र का काव्य था। वहीं बात करें रविंद्रनाथ टैगोर, तो उन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 ईस्वी में। कब? 1913 ईस्वी में। उन्होंने जनगण मन की रचना की और बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गीत है अमार सोमार बांग्ला, उनका भी रचना कौन किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है अहमदाबाद, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद मिल मालिकों के द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देना स्वीकार किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अहमदाबाद मिल मजदूर था क्या? तो मजदूर लोग 50% बोनस की मांग कर रहे थे। कितनी प्रतिशत का? 50% का। गांधी जी के हस्तक्षेप के बाद 35% पर सहमति बनी और कितना प्रतिशत बोनस दिया गया? 35% बोनस दिया गया। अच्छा, इसी के बाद हुआ खेड़ा सत्याग्रह। इसके जस्ट 4 दिन बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ क्या था? वहाँ जो है राजस्व कर में 23% की वृद्धि कर दिया गया था, 23% की वृद्धि कर दिया गया था। क्योंकि उसमें बीमारी फैली हुई थी और अकाल भी पड़ा हुआ था, तो गांधी जी वहाँ जाके भाग लिया और उन्होंने राजस्व कम कराया था। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले इसमें अरेंज करने भी आया था चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल और खेड़ा सत्याग्रह। पहले कौन हुआ? तो पहले तो 17 में हुआ चंपारण सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल हुआ था और उसके जस्ट 4 दिन बाद जो है खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना आनंद मोहन बोस के द्वारा किया था। ऑप्शन नंबर बी। किनके द्वारा? आनंद मोहन बोस के द्वारा। चलिए सोसाइटी की बात हुई तो आप लोग बताएं एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया? सर विलियम जोन्स ने, सर विलियम जोन्स ने 1784 में, 1784 में। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया? साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां ने किया था। वहीं थियोसोफिकल सोसाइटी, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लास्की ने किया था 1875 ईस्वी में। वहीं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में इसकी स्थापना किया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन था? तो वह अधिवेशन था 51वां अधिवेशन जो हुआ था फैजपुर में। कहाँ हुआ था? फैजपुर में होता 1937 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। वहीं बात करें 52वां अधिवेशन 1938 में हुआ था, हरिपुरा में हुआ था, गुजरात के हरिपुरा में हुआ था।
और इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। वहीं 53वां अधिवेशन, जिसे त्रिपुरी अधिवेशन के नाम से जाना जाता है, 1939 में हुआ था। इसी के बाद सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी से मतभेद होने के कारण इस्तीफा दे दिया था। अच्छा, इसी के बाद 55वां अधिवेशन, 1946 में हुआ था। यह मेरठ में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किया था जेबी कृपलानी ने, जो आज़ादी के समय भी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किया गया था? ये श्रीरंगपट्टनम के संधि से। ऑप्शन नंबर बी। चारों आंग्ल मैसूर युद्ध हम लोग देख लेते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच हुआ और ये मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। वहीं दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच हुआ और ये मंगलोर की संधि से समाप्त हुआ। कौन सी संधि से? मंगलोर की संधि से। और इसमें गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1790 से 92 के बीच हुआ और ये श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ। और चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध 1799 में हुआ और इसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर के समय लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर थे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। जजिया कर से संबंधित प्रश्न है, किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1679 में। जजिया कर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आज हम लोग क्लियर कर लेते हैं। जजिया कर का पूरा इतिहास हम लोग देख लेते हैं। चलिए, जजिया कर का प्रथम साक्ष्य भारत में मिला था मोहम्मद बिन कासिम के समय। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर लगाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। इसके बाद सिकंदर लोदी ने भी जजिया कर लगाया था। सिकंदर लोदी ने, इन्होंने जो ब्राह्मणों को छूट दिया था, सिकंदर लोदी ने भी जजिया कर लगाया था। उसके बाद शेर शाह ने भी जजिया कर लगाया। शेर शाह ने जजिया कर को नगर कर की संज्ञा दिया था। उसके बाद जजिया कर को अकबर ने समाप्त कर दिया था। जजिया कर को अकबर ने 1564 में क्या किया था? समाप्त कर दिया था। पुनः क्या हुआ? औरंगजेब ने 1679 में औरंगजेब ने इसे पुनः लागू कर दिया गया था। अंत में जाकर मोहम्मद शाह ने, सबसे अंत में जजिया कर समाप्त किसने किया? तो मोहम्मद शाह ने 1720 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया गया था। और जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइट की उपाधि वापस कर दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। जलियांवाला कांड हत्या हुआ क्यों था? तो 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू हुआ था, जिसके एवज में सभी जगह उसका विरोध हुआ। उसी के एवज में सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर दिया गया था। गिरफ्तारी के विरोध में एक जनसभा चल रही थी। जनसभा का आयोजन था 13 अप्रैल 1919 को और उसी पर जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। इसी के दौरान, इसके जस्ट बाद क्या हुआ था? गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। कौन सी उपाधि? केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। वहीं जमुना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। जमुना लाल बहादुर ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। अच्छा, तो आप लोग बताएं, किसने कार्यकारिणी परिषद के सदस्य से इस्तीफा दिया था? तो शंकरन नायर ने कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1971 में हुआ था। कब? 1971 में बार्सिलोना में हुआ था। कहाँ हुआ था? बार्सिलोना में हुआ था। और विश्व कप
तो इसकी अवधि होती है हॉकी की कितनी, 70 मिनट। कितनी अवधि होती है, 70 मिनट इसकी अवधि होती है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ सबसे बड़ा इसका संगठन है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना हुआ था 1924 में। कब हुआ था, 1924 में। भारत ने विश्व कप में पहली बार हॉकी जीता था 1975 में, 1975 में। चलिए दोस्तों आप लोग बताएं हॉकी के मैदान की लंबाई चौड़ाई, तो इसकी लंबाई होती है 91.44 मीटर, वहीं इसकी चौड़ाई होती है 50 से लेके 55 मीटर तक। और इसका गेंद का वजन कितना होता है, तो 155 से 163 ग्राम, 155 से 163 ग्राम हॉकी के गेंद के वजन होता है। हॉकी से जुड़े शब्दावली आप लोग बताएं, तो स्टिक, प्लेंटी स्टॉक, स्कूप, ट्राई ब्रेकर, अंडर कटिंग, पुश इन और शूटिंग, ये सारे हॉकी से संबंधित शब्दावली है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हाउ टू बी ए राइटर, अच्छी पुस्तक है कि लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन नंबर डी। कौन है, रस्किन बॉन्ड। रामचंद्र गुहा, इनकी फेमस पुस्तक का नाम बताएं आप लोग, इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर गांधी रामचंद्र गुहा की प्रमुख पुस्तक है। उसके बाद कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट किनकी रचना है, रामचंद्र गुहा की ही रचना है। अच्छा, ईश्वर जज अहूवालिया, ये एक अच्छी राइटर है, इनकी पुस्तक का क्या नाम है, तो इनकी पुस्तक का नाम है ट्रांसफॉर्मिंग आवर सिटीज, ट्रांसफॉर्मिंग आवर सिटीज एंड ब्रेकिंग थॉट, किनकी पुस्तक है, ईश्वर चंद अहूवालिया। वहीं डगलस स्टुअर्ट की बात करें तो डगलस स्टुअर्ट की प्रमुख पुस्तक का नाम आप लोग बताएं, तो इनकी प्रमुख पुस्तक का नाम है सग्गी ब्रेन। क्या नाम है, सग्गी ब्रेन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है, देख लेते। महात्मा गांधी राजघाट सही है, ज्ञानी जैल सिंह एकता स्थल सही है, मुरारजी देसाई अभय घाट ये भी सही है, शंकर दयाल शर्मा चेत्रा भूमि ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी। शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल का नाम है कर्म भूमि। क्या नाम है, कर्म भूमि। वहीं चेत्रा भूमि की बात करें, ये भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा प्रश्न है, भारत में मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया गया था, तो वह लॉन्च वाहन था PSLV XL C-25, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, ये छोड़ा कब गया था, तो ये छोड़ा गया था 5 नवंबर 2013 को। और मंगल की कक्षा में प्रवेश कब किया था, 25 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में प्रवेश किया। और इस तरह से भारत ने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर पहुंचने में सफलता प्राप्त कर लिया था। इससे पहले कोई भी देश पहला प्रयास में सफलता प्राप्त नहीं किया था। अच्छा, आप लोग बताएं मंगलयान की कुल लागत कितनी थी, तो 450 करोड़। यह भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 450 करोड़ इसका कुल लागत था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के कारण सौर ऊर्जा का विपासन, ऑप्शन नंबर ए। ग्रीन हाउस गैस है, हम लोगों ने इतना बार रिवीजन किया इससे कि हम लोग को याद हो गया होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, देशों के विभिन्न समूहों में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती हैं, तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा हम लोग जानते हैं भूटान से, चीन से और म्यांमार से, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये 3 देश से अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती हैं। वहीं बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम की सीमा नेपाल से, चीन से और भूटान से लगता है, नेपाल से, चीन से और भूटान से लगता है। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, तो इसकी सीमा लगता है बांग्लादेश से, भूटान से और नेपाल से, बांग्लादेश से, भूटान से और नेपाल से। वहीं असम की बात करें
तो असम की सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगता है, भूटान और बांग्लादेश से लगता है। अच्छा आप लोग बताएं, पूर्वोत्तर का वह राज्य जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा, त्रि लगा हुआ है तो समझ जाइएगा, त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, छिबरोपन बिजली परियोजना किस नदी पर है? ये टोंस नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी। किस नदी पर है? टोंस नदी पर। तो आप लोग बताएं, टिहरी, टिहरी परियोजना किस नदी पर है? ये भागीरथी नदी पर है। किस नदी पर? भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। कोयना परियोजना, कोयना परियोजना किस नदी पर? ये कोयना नदी पर है और ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। वहीं बात करें श्रीशैलम, श्रीशैलम परियोजना, ये कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। ये आंध्र प्रदेश में है, ये आंध्र प्रदेश में है। वहीं बात करें भाखड़ा नंगल डैम, भाखड़ा नंगल डैम, ये सतलज नदी पर है और ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में क्वेश्चन आया हुआ है नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी, ये भी सतलज नदी पर है और ये किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। वहीं बात करें शिव समुद्रम परियोजना, शिव समुद्रम परियोजना, ये कावेरी नदी पर है। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। और ये किस राज्य में है? कर्नाटक में है। किस राज्य में? कर्नाटक में है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये अक्टूबर के पहले सप्ताह में। ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर के पहले सप्ताह में। तो आप लोग बताएं, वन्य जीव दिवस, वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं? तो ये 3 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 3 मार्च को मनाते हैं। वहीं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में। कब? 1972 में। बात करें वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू हुआ। कब? 1980 में लागू हुआ। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1986 में लागू हुआ। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य है? ये झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में। झारखंड में पलामू, झारखंड में पलामू और हजारीबाग अभ्यारण्य है। पलामू और हजारीबाग अभ्यारण्य है। बिहार में हम लोग जानते हैं वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, और कैमूर में भी एक अभ्यारण्य है। वहीं बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल का प्रमुख अभ्यारण्य है बुक्सा। कौन सा? बुक्सा और सुंदरबन टाइगर रिजर्व, सुंदरबन टाइगर रिजर्व। बात करें गुजरात में, तो गुजरात में गिर नेशनल पार्क, गुजरात में गिर नेशनल पार्क और नल सरोवर, और नल सरोवर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, नेपाल हिमालय का विस्तार किन 2 नदियों के बीच है? तो नेपाल हिमालय के विस्तार काली और तीस्ता के बीच है। वहीं बात करें पंजाब हिमालय का विस्तार, तो पंजाब हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो पंजाब हिमालय के विस्तार सिंधु से सतलज के बीच है, सिंधु और सतलज के बीच है। कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय का विस्तार सतलज, सतलज और काली के बीच है, सतलज और काली के बीच है। और असम हिमालय का विस्तार तीस्ता और दिहांग के बीच है, तीस्ता और दिहांग के बीच है। ये चारों याद रखेंगे, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। पंजाब का विस्तार सिंधु सतलज के बीच, कुमायूं का सतलज और काली के बीच, और असम हिमालय का तीस्ता और दिहांग के बीच है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? सूची तो हम लोग एकदम याद कर गए हैं, तो ये समवर्ती सूची का है। परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, शिक्षा, सामाजिक योजना, वन, ये सारे समवर्ती सूची में आते हैं। और इसमें कुल कितने विषय हैं? तो इसमें कुल 52 विषय हैं। केंद्र सूची की बात करें तो केंद्र सूची में रेल, वायु, डाक, जनगणना, रक्षा, विदेशी मामले, ये सारे केंद्र सूची में हैं। और राज्य सूची की, केंद्र सूची में कितने विषय हैं? केंद्र सूची में बताएं कितने विषय हैं? तो केंद्र सूची में 100 विषय हैं। कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। राज्य सूची 61 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं। अच्छा आप लोग बताएं राज्य सूची में कौन कौन से आते हैं? तो लोक स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, पुलिस, कृषि, कारागार,
ये सारे किस में आते हैं? राज्य सूची में आते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, रिपीट हो गया है। प्रश्न है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगा सकता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद किस में वर्णित है? अनुच्छेद 117 में। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 117 में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो हम लोग जानते हैं ये 5वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में है? 5वीं अनुसूची में। एक बार अनुसूची फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहली अनुसूची संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा, दूसरा में वेतन और पेंशन की चर्चा, तीसरा में शपथ, चौथा में राज्यसभा सदस्यों, पांचवा में क्या चीज का वर्णन है? तो पांचवा में हम लोग देख लिए हैं अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंधित है। वहीं छठा की बात करें तो पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के अनुसूचित जातियों के बारे में विशेष उपबंध है। वहीं बात करें 7 में, अनुसूची 7 में सूची का वर्णन है। अनुसूची 7 में सूची का वर्णन। अनुसूची 8 में भाषा का वर्णन है। किसका वर्णन है? भाषा का वर्णन है। और 9 में हम लोग जानते हैं संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित है। 10 में दल बदल, 11 में पंचायती राज और 12 में नगर पालिका। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया था? तो इसे पारित किया था 1976 में। कब पारित किया था? 1976 में। आप लोग बताएं प्रथम कारखाना अधिनियम कब लागू हुआ? प्रथम कारखाना अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में। और द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891 में लागू हुआ। कब? 1891 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है निम्नलिखित में कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है, यानी संविधान में उसकी चर्चा नहीं है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और लोकपाल। तो 1, 3, 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया? तो हम लोग जानते हैं 1978 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटाकर इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है ए रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए रिवर सूत्र के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं गीता मेहता। कौन लेखिका है इसकी? गीता मेहता इसके लेखक हैं। बात करें बीएस नायपॉल, इनकी ये फेमस पुस्तक है एरिया ऑफ डार्कनेस। एरिया ऑफ डार्कनेस इनकी फेमस पुस्तक है। वहीं बात करें नीरज चंद्र चौधरी पूरा नाम है, इनकी पुस्तक का नाम है हिंदुज्म और पैसेज टू इंग्लैंड। हिंदूज और पैसेज टू इंग्लैंड इनकी प्रमुख पुस्तक है। वहीं बात करें जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, इनकी पुस्तक का नाम है मैन एंड सुपरमैन और मैन ऑफ डेस्टिनी किनकी पुस्तक है? सर बर्नार्ड शॉ की प्रमुख पुस्तक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है ENIAC क्या था? तो हम लोग जानते हैं ENIAC इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ENIAC पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। यह प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो 1946 में बनकर तैयार हुआ। कब? 1946 में। चलिए आप लोग बताएं प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या चीज़ का उपयोग हुआ? तो उसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ था। किसका? वैक्यूम ट्यूब का। द्वितीय में ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ था। वहीं तृतीय की बात करें तो इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC का प्रयोग हुआ था। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ था और 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका प्रयोग हुआ है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है?
तो वर्ल्ड स्लीप डे 19 मार्च को बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ऊपर हम लोगों ने मार्च के प्रमुख देख लिए हैं, अब हम लोग फरवरी के प्रमुख दिवस देख लेते हैं। फरवरी के प्रमुख दिवस 4 फरवरी को मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस। बात करें 21 फरवरी को तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। 24 फरवरी को हम लोग केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाते हैं, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किस पर ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है? तो ध्वनि का तारत्व ध्वनि के आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर? ध्वनि के आवृत्ति पर, ऑप्शन नंबर बी। आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति जितनी अधिक होगी, आवृत्ति जितनी अधिक होगी तारत्व भी उतना अधिक होगा। तारत्व भी क्या होगा? अधिक होगा। और ध्वनि जो है पतली उतना ही क्या होगा? कम, उतना ही उसकी आवाज़ पतली होगी, उतना ही आवाज़ उसकी क्या होगी? पतली होगी। जितना तारत्व अधिक होगा पतला, उसका आवाज़ उतना ही पतला होगा। अच्छा, आप लोग बताएं माध्यम बदलने से ध्वनि का क्या नहीं बदलता है? तो माध्यम बदलने से ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती। चाल और तरंगदैर्घ्य बदलता है लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। चलिए दोस्तों, अच्छा आप लोग बताएं मनुष्य अधिकतम कितना डेसिबल तक सुन सकता है? तो 95 डेसिबल, 95 डेसिबल की ध्वनि तरंग तक सुन सकता है, उससे अधिक मनुष्य नहीं सुन सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेवार है? तो ये गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेवार, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेवार है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब कोई वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसका भार यानी वेट में प्रभाव पड़ता है। क्यों? कि वेट हम लोग mg यानी वेट किस पर डिपेंड करता है? मास पर और उसका ग्रेविटेशनल फोर्स पर। तो g का मान हम लोग जानते हैं, पृथ्वी पर g का मान और चंद्रमा पर g का मान अंतर है। चंद्रमा पर g का मान पृथ्वी के g का मान का 1/6 है। तो यानी जो वस्तु पृथ्वी पर मान लेते हैं 6 kg है, चंद्रमा पर ले जाएंगे तो वो 1 kg का बताएगा। तो यानी चंद्रमा पर ले जाने से वस्तु का भार क्या होता है? कम हो जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, रात के समय में आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्वर कितना होना चाहिए? यानी उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 45 डेसिबल, 45 डेसिबल। अच्छा बताएं प्रतिध्वनि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? यानी इक्को के लिए तो 17 मीटर होनी चाहिए। कितनी? 17 मीटर कम से कम इसकी दूरी होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है गामा किरण का। किसका? गामा किरण का। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सबसे कम होता है गामा किरण। उसके बाद उससे अधिक होता है एक्स किरण, उससे अधिक होता है पाराबैंगनिक किरण, उससे अधिक होता है दृश्य किरण, उससे अधिक होता है अवरक्त किरण और उससे अधिक होता है रेडियो तरंग। तो सबसे कम होता है गामा का और सबसे अधिक होता है रेडियो तरंग का। सबसे अधिक वेधन क्षमता किसकी होती है? तो गामा किरण की होती है। किसकी होती है? गामा किरण की। मान लेते हैं इसकी वेधन क्षमता अधिक है, अगर तरंगदैर्घ्य भी अधिक होता है तो ये बहुत दूरी तक जाता और बहुत खतरनाक होता। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को 6 वोल्ट की सप्लाई पर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो समानांतर क्रम का प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1/R1। ये 3 प्रतिरोध कह रहा है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 कर लेते हैं। तो R इसका मान 1/6 जोड़ 1/6 जोड़ 1/6। इसे अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 1/R बराबर हो जाएगा 6
और ऊपर हो जाएगा 3, इसके हम लोग कट कर लेंगे तो 2 बार में, तो R का मान कितना होगा 2 ओम। R का मान कितना होगा 2 ओम, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत बार देखें हम लोग, याद हो जाना चाहिए। उसका विद्युत ऋणात्मकता घटता है। देख लेते हैं आवर्त सारणी में जब हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं तो घटने की बात करते हैं, क्या क्या घटता है। एक तो विद्युत ऋणात्मकता घटता है, आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा भी घटता है, इलेक्ट्रॉन प्रीति, इलेक्ट्रॉन प्रीति, इलेक्ट्रॉन प्रीति भी घटता है। और बढ़ता क्या क्या है, बढ़ता क्या क्या है, तो परमाणु का आकार बढ़ता है, परमाणु का आकार बढ़ता है और विद्युत धनात्मकता बढ़ता है, विद्युत धनात्मकता बढ़ता है। वहीं बात करें बाएं से दाएं जाने में उल्टा हो जाता है, बाएं से दाएं जाएंगे तो ऋणात्मकता बढ़ेगा, आयनन ऊर्जा बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन प्रीति भी बढ़ेगा और ये परमाणु का आकार घटेगा और विद्युत धनात्मकता भी घटेगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है शराब का पीएच मान कितना होता है। एकदम याद कर गए हम लोग, शराब का पीएच मान कितना होता है, तो 2.8 होता है। पीएच मान की खोज किसने किया था, सोरेनसन ने दिया था। पीएच मान किसने दिया था, सोरेनसन ने दिया था। अच्छा आप लोग बताएं, रिवाइज कर लेते हैं। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, 8.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। लार का पीएच मान कितना होता है, 6.5। दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.4। मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6। सिरका का पीएच मान कितना होता है, 2.4। और नींबू का पीएच मान कितना होता है, नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। रिवीजन कर लीजिए, कभी भूलेंगे नहीं आप लोग। चलिए दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा आप लोग बताएं हीटर में, हीटर का जो तार होता है वह किसका बना होता है, वह नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। दोस्तों ये था 50 महत्वपूर्ण प्रश्न का सीरीज। अगर वीडियो सही में आप लोग को अच्छा लगा हो, अगर आप लोग को वीडियो